हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई 221 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे सिंगल शॉट के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हम इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट या कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम यहां पे कवर अप करेंगे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ सो दिस इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन हम कंप्लीट करेंगे यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन हम बात करेंगे यहां पर गैमेटोजेनेसिस की। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो हमारे यहां पर जो ये पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ शो द डायग्राम। देखिए आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा है, दिस शोविंग द सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस रीजन एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेसिकली अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेसिकली वो कौन सा है। यहां पर अगर हम बात करें तो हम यहां किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें मेल के अंदर तो टेस्टिस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसी के बाद हम बात करें यहां पर कि जो आपको ये रीजन दे रखा है, यहां पर टेस्टिस किस में प्रेजेंट होती है, टेस्टिस यहां पे स्क्रोटम यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या है, ये हमारा पेल्विक रीजन है। नेक्स्ट, इन दिस पेल्विक रीजन वी हैव कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो यहां पे क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस यहां पर प्रेजेंट होती है। नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट एंड डक्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस in the reproductive system. Now the external genitalia is also present in this diagram. Okay, so इस डायग्राम के बारे में हम later on डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, हमारे टेस्टिस के बारे में। नाउ देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है। ठीक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो यहाँ पर टेस्टिस है। तो यहाँ पर आपको किसका डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो है टेस्टिस का डायग्राम है। ठीक, यहाँ पर टेस्टिस को आपको इंटरनल डायग्राम यानी कि हम बात करें यहाँ पे टीएस सेक्शन को अगर कट करें तो किस तरह से हमें ये दिखाई देगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, बेसिकली टेस्टिस क्या है, हमारा यहां मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब सपोज कीजिए आप यहां पे इस तरह से हम बना लेते हैं कि ये आपका मेल का हम इंटरनल सेक्शन बना रहे हैं यहां पे टेस्टिस का। तो टेस्टिस में यहां पे क्या होता है, बेसिकली इस तरह से यहां पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोल देंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक, बेसिकली इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर तो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर क्या है, ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक, इन कंपार्टमेंट में लगभग कितने कंपार्टमेंट होते हैं, ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और इसमें हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, कैसे, हर कंपार्टमेंट में इस तरह से 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये यहां पर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको कितने बोलते हैं, 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो यहां पे 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर यहां पर देखिए ये जो स्पेस आपको दिखा दी ये है, यहां पर ये क्या प्रेजेंट होती है, यहां प्रेजेंट होती है इसमें 2 टाइप की सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, बेसिकली ये सर्टोली सेल्स यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं
ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, बेसिकली स्पर्म बन रहा है। तो यहाँ पे टेस्टिस में किस चीज का फॉर्म हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करती हैं, स्पर्म्स को यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, प्रोवाइड अ नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपको ये बीच का स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होती हैं, एक प्रकार के सेल्स और पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्पेस है यहाँ पे, इन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे लेडिक सेल्स। ठीक है, अब ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं, ये लेडिक सेल्स जो हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, अब हार्मोन कौन सा, मेल के अंदर जो हार्मोन चाहिए होता है वो हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये किसका सिक्रेशन करती है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं, जो क्या है, मेल का हार्मोन होता है। ठीक है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली देखा जाए तो मेल के अंदर जो बियर्ड होती है, ठीक है, शोल्डर जो होते हैं, ब्रॉड शोल्डर प्रेजेंट होते हैं, तो वो किसकी वजह से, यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से होते हैं। तो लेडिक सेल्स क्या करती है, यहाँ पे हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए ठीक, अब देखिए यहां पर बेसिकली यहां पे जो हमारा लेडिंग सेल्स है वो हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। हमने यहां पे क्या देखा, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये हमारे टेस्टिस है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, विड्थ होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। ठीक, और बॉडी से ये आउटसाइड होते हैं। आउटसाइड ग्रो होने का रीजन क्या है, आउटसाइड होने का रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे इनको 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 2 to 3 डिग्री जो है लेस टेम्परेचर चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमने बात करी स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म्स का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए नाउ अब हम किस में बात करें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर जो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किस लिए, ठीक, यहाँ पे जो स्पेस है ये क्या है, ये वाला भाग कहलाएगा हमारा क्या, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। ठीक, अब ये जो रेटेटेस्टिस है ये बेसिकली किस में जगह ओपन होगा, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। ये देखिए रेटेटेस्टिस है, ये किस में ओपन हो रहा है, ये वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। फिर वासा एफ्रेंशिया से कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से देखिए, ये कुछ इस तरह से ये। ठीक है, तो रेटेटेस्टिस हो गया, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये हो गया वासा एफ्रेंशिया। इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गया हमारा वासा एफ्रेंशिया। ठीक, ये वाला रीजन कौन सा हो गया, वासा एफ्रेंशिया हो गया। और फिर किस में जा रहा है, ये एपिडिडाइमिस के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली स्टोर होता है, क्या, स्पर्म का स्टोरेज हो रहा है। अब ये एपिडिडाइमिस से कहां जा रहा है, ये एपिडिडाइमिस से जा रहा है आपके वास डिफरेंस के अंदर। किस में जा रहा है, ये वास डिफरेंस। ठीक है, और फिर वास डिफरेंस से कहां जाता है, वास डिफरेंस से सीधे जाता है आपके ये यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से आपकी जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके थ्रू यह बाहर जाता है। ठीक, तो यहां पे जो कंप्लीटली है ये, इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर ये जो है जो हमें टेस्टिस हैं, ठीक, इनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, चलिए अब यहां से क्या हुआ, देखिए रेटेटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया में जाएगा, वहां से एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, देन फिर यूरेथ्रा से होता हुआ कंप्लीट कहां जाएगा, ये हमारे यूरेथ्रा से और इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, स्पेशल की हम बात करें तो इसी वाले रीजन के अंदर यहां पर क्या होते हैं कि जो सेमिनल वेसिकल, 3 तरह के इसमें ग्लैंड्स जो है अपना सीक्रेशन देते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पहला तो सेमिनल वेसिकल हो गया, दूसरा प्रोस्टेट हो गया, और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं,
यह एक तरह से कहते हैं कि हम सीमन का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि सीमन का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पे क्या होता है कि सीमन यानी यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा यहां पे कॉमन पाथवे है, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथवे, ठीक है, कॉमन पाथवे फॉर सीमन प्लस यूरिन, ठीक है। तो सीमन और यूरिन का कॉमन पाथवे है यहां पे यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहां से क्या है, यूरिन भी पास आउट होता है और सीमन भी पास आउट होता है। तो यहां पे बेसिकली जो तीन आपके ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन में दोनों से पूछ सकता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड के नाम से, तो हमें ये नाम कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इन तीनों का सीक्रेशन होता है, तो स्पर्म और इन तीनों के जो सीक्रेशन से, जो ग्लैंड से सीक्रेशन हुआ है, वो लिक्विड वाला पोर्शन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पर्म प्लस सीमन। स्पर्म प्लस जो रिलीज हो रहा है उससे क्या मिलता है, मिलकर बनता है सीमन, ठीक है। तो ये सीमन है, ये कंप्लीटली क्या है, इसमें लिक्विड पोर्शन भी है, साथ में इसमें जो है स्पर्म्स भी होते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए टेस्टिस क्या है, हमारा फंक्शनल है, ठीक है, सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग द टेम्परेचर। तो हमने यहां पे ये चीज कंफर्म कर ली। नाउ ईच टेस्टिस हैज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड इट हैज 250 कंपार्टमेंट। हमने 250 कंपार्टमेंट की बात करी, यानी कि ईच लॉब्यूल है उसके अंदर कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और उसी के अंदर 2 to 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनको अब क्या बोलते हैं, जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। नाउ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इनमें क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। 2 to 3 हमने बात करी, विच आर द साइट्स ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेनली जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा डायग्राम, जो इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब देखिए ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है हमारा, ये जो पेनिस वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड पार्ट कहलाता है इसका ग्लैंड पेनिस, ठीक है। और इसके ही ऊपर की तरफ एक लूज स्किन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या लूज स्किन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नाउ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स is also lined by the two types of cells. We have already discussed, this is a male germ cells. तो मेल जर्म सेल्स के बारे में हमने बात करी, दे अंडरगो द meiosis to form sperms, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सर्टोली सेल्स, तो दो टाइप की सेल्स थी, हमने बात करी सर्टोली सेल्स जो क्या कर रही थी, यहाँ पर जो स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट देने का काम कर रही थी, यानी कि सर्टोली सेल्स को हमने क्या बोला यहाँ पे, नर्स सेल्स भी बोला। क्लियर। नाउ सेकंड, रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने किसकी बात करी थी, यहां पे जो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस था, इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट थी, लेडिंग सेल्स प्रेजेंट थी। कौन सी सेल प्रेजेंट थी, लेडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये लेडिंग क्या कर रही थी, यहां पे एंड्रोजन्स यानी कि जो सेक्स हार्मोन है, अर्थात हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहां बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो बेसिकली वो क्या रिलीज कर रहा है, यहां पे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सेसरी डक्ट्स की। तो बेसिकली हमने एक्सेसरी डक्ट्स की यहां पे बात करी, तो एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे ग्लैंड्स में कौन कौन से आ गए, एक्सेसरी डक्ट्स में हम बात करें सबसे पहले तो हमारा रेटिटेस्टिस, ठीक है, हमने किसकी बात कर ली यहाँ पे, रेटिटेस्टिस की बात कर ली। नेक्स्ट हम किसकी बात कर चुके हैं यहाँ पर, वासा एफ्रेंशिया की हम बात कर चुके हैं, ठीक, क्यों क्या है, कनेक्टेड होते हैं, एक पाथवे है। हम कहें यहाँ पे स्पर्म्स का जो मेल स्पर्म का जो पाथवे है वो इसी सीक्वेंस के अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, एपिडिडायमिस की। इसके बाद हमने बात करी किसकी, वास डिफरेंस की। और नेक्स्ट हमने किसकी बात करी यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो यहाँ से वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से कनेक्ट होगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यह पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। The seminiferous tubules open into the vasa efferentia through the retetestis. तो seminiferous tubules कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, vasa efferentia through the retetestis के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें जो vasa efferentia ओपन है उसमें किसमें हो रही है, एपिडिडायमिस में, which also leads in the vas differences. The vas differences open into the urethra along with the duct from seminal vesicle, which is called as a ejaculatory duct.
क्लियर? तो यहां पे हमारा क्या हो गया, स्पर्म का पाथवे हो गया, ठीक है। तो मेल स्पर्म का जो रिलीज का पाथवे वो हमने डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ हमने डिस्कशन कर लिया किसके बारे में, मेल स्पर्म, यानी कि हम जो किसी से जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे कंफर्म पता कर लिया, ठीक है। क्लियर आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स के बारे में, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे हमने किसकी बात कर रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या है, स्टोर हो रहा है किसका, स्पर्म्स। स्पर्म फाइनली कहां पे जाकर स्टोर होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर स्टोर होते हैं, ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड, और इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ही क्या होते हैं, ये बॉडी से बाहर किए जाते हैं। यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के टाइम, तो उस ड्यूरेशन में क्या होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ही जो है स्पर्म्स जो है यानी कि सीमन, कंप्लीटली सीमन की हम बात करें तो सीमन जिसके अंदर क्या स्पर्म है और लिक्विड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सीमन में क्या होता है, बेसिकली हम बात करें तो फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये सीमन जो है इसमें ये फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होते हैं, बेसिकली ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और ताकि ये अपना जो है रिप्रोडक्शन को कर सके। नाउ नेक्स्ट हम बात करें, द यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स बाय द यूरेथ्रल मीटस। तो यूरेथ्रल मीटस के थ्रू पेनिस तक ये कनेक्ट रहती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड्स भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे पेयर्ड में कौन कौन से यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन, उनके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल यहाँ पे क्या है, पेयर्ड में है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी क्या है, यहाँ पेयर्ड में है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो पेयर्ड ग्लैंड है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे ये कंफर्म याद रखना होगा कि यहाँ पे पेयर और सिंगल ग्लैंड्स यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है, सेमिनल वेसिकल यहाँ पे पेयर्ड में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, the secretion of the glands make up this a semini plasma and provide the nutrition and medium motility to sperms, ठीक। तो देखिए यानी कि हमने किसकी बात करी यहाँ पे, secretion of these gland। तो ये ग्लैंड जो सीक्रेशन करते हैं बेसिकली किसका, सेमिनल प्लाज्मा का, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं किसको, स्पर्म्स को, और उनको मोटिलिटी में, और उनको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं बेसिकली। तो स्पर्म अपने आप में क्या होता है, स्पर्म की स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे तो इसमें हमको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। नाउ so secretion of this gland make up a seminal plasma and provide a nutrition and medium of motility to the sperms, clear? Now अब देखिए यहां पे हम बात करें किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव में बेसिकली टेस्टिस की, कि किस तरह से ये सिचुएटेड होती है, वो हमने यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर बनाया है ताकि आपको एक कंफर्म पता पड़ जाए कि इस तरह से जो है इनका जो पाथवे होता है वो इस तरह से होता है। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली टेस्टिस की। ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है, किसमें सिचुएटेड है, स्क्रोटम के अंदर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना। इट हैज अ कंपार्टमेंट्स, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स की बात करी हमने, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें हमने क्या बोला यहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जहां पे क्या होता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्क्रोटम में क्या है, आउटसाइड है, आउटग्रोथ होती है, उसके अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर क्या है, बेसिकली कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनके अंदर 2 to 3 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक। और इसी के अंदर हमने बात करी कि एक तो जर्म सेल की और एक सर्टोली सेल्स की, ठीक। जर्म सेल्स में कौन कौन सी हो गई हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों प्रकार के जर्म लेस होती हैं। सर्टोली सेल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पर्म्स को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक। इनके बीच का जो स्पेस था जिसको हमने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट थी, लेडिक सेल्स प्रेजेंट थी, जो क्या कर रही थी, एंड्रोजन्स का सीक्रेशन, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका यहाँ पर वो सीक्रेशन कर रही है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट है, लेडिंग सेल्स है, और इनको क्या बोला हमने, एंड्रोजन बोला। एंड्रोजन क्या होते हैं, एंड्रोजन यहाँ होते हैं सेक्स हार्मोन्स। एंड्रोजन्स क्या है यहाँ पर, सेक्स हार्मोन्स हैं, क्लियर। नाउ अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, यहां तक का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, ये आपको क्लियर है। अब एंड्रोजन के बाद क्या हम बात करें यहाँ पे, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। तो जो एक्सेसरी डक्ट्स है, जहां से क्या होगा,
जो एक्सेसरी डक्ट्स है ये किसी लिक्विड पोर्शन को रिलीज करेंगी। ठीक, तो यहाँ पे बात करें पहले से वासा एफरेंशिया, फिर वासा यहाँ से कहा जाएगा एक्सेसरी डक्ट में वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से ये कहाँ जाएगा वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से इसका जो पाथवे होगा वो कहाँ जाएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर देन पेनिस यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट तक का। तो ये पाथवे हो गया किसका, हमारे स्पर्म का। क्लियर। नाउ अब इसमें बात करें यहाँ पर तो जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या होगी, डक्ट में कनेक्ट होगी देन इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे हमने दोनों आपको बताया, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर देन पेनिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूरेथ्रा क्या है कॉमन पाथवे है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करें तो यूरेथ्रा क्या है कॉमन पाथवे। तो जब कॉमन पाथवे है तो यहां पर क्या होगा, यहां पे यूरिन प्लस सीमन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां पे पाथवे जो है उसमें यूरिन प्लस सीमन, ठीक है, तो इसके थ्रू ही ये पास आउट होगा। तो यहां पे सेमिनल वेसिकल्स है और फिर डक्ट कनेक्ट है, और कौन सी है इजैकुलेटरी डक्ट होती है, स्टोर क्या करती है स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट दी आउटसाइड। तो यहाँ पे जो स्पर्म का स्टोरेज है वो कहाँ हो रहा है, बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर हो रहा है। क्लियर, ओके, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने टेस्टिस के बारे में देख लिया, और यहाँ पे हमने जो है स्पर्म के जो पाथवे को है उसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सेसरी डक्ट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की। नाउ तो एक्सेसरी ग्लैंड में हमने बात करी, तीन मेन ग्लैंड्स थे जिसकी हमने बात करी। पहला था हमारा सेमिनल वेसिकल, ठीक है, कौन सा था बच्चों, पहला था हमारा सेमिनल वेसिकल, सो दिस वन वाज सेमिनल वेसिकल। और ये बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जिसको हमने क्या बोला था, कार्पस ग्लैंड भी बोला था, कार्पस ग्लैंड। क्लियर। नाउ दिस वन इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तीनों मिलकर कंप्लीटली सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो सब अपना सीक्रेशन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। और ये किसके साथ में मिक्स होता है, स्पर्म के साथ में। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिला के कंप्लीट क्या बनता है, एक हम कहते हैं कि सीमन बन जाता है। ठीक, और ये सेमिनल प्लाज्मा क्या प्रोवाइड करवाता है, इसको न्यूट्रिशन और मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। ठीक, तो यहां पर हमने कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ लिया, हमने यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल ले ली। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नाउ सो दिस वन आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करी थी, वो था हमारा टेस्टिस। और अगर यहां पर हम बात करें किसके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओवेरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, बेसिकली ओवेरी होता है, और ओवेरी के अंदर क्या बनता है, ओवा बनता है। ठीक, तो हम यहां बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ओवेरी। ठीक है, ओवेरी क्या फॉर्म करती है, ओवा को फॉर्म करती है, ओवा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एग। ओके, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एग का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फीमेल ही क्या है, यंग वंस को बर्थ देने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखिए जो डायग्राम सेक्शनल व्यू है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बेसिकली तो ओवेरी में क्या होता है, ओवा बनता है। ठीक, तो ओवेरी में क्या है, ओवेरी में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्चुअली ओवा बनता है। ये चीज क्लियर है। नाउ अब देखिए आपको यहाँ पे क्या ये फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्रेई विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये जब ओवर रिलीज होता है यानी कि एग रिलीज होता है तो उसको यहां से ही क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपने इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करा लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो है ये भाग किसका है, ये फिम्ब्री वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट होता है, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। और यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट इस्थमस, एम्प्यूला और इन्फिंडिबुलम। ठीक है, तो ये जो इन्फिंडिबुलम वाला पार्ट है और जो इस्थमस है, बेसिकली यहाँ पे इस्थमस और जो एम्प्यूला है इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, जो जंक्शन होता है उसको इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो गैमेट्स मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है, बेसिकली गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है बेसिकली वो कहाँ पर होता है, इस सेक्शन पर
होता है यहाँ पर क्या होता है, ये जंक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे फीमेल तो यहाँ पे इस वाले भाग से यहाँ कहाँ गया, एग होता हुआ इस यूट्रस के अंदर चला गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, कंप्लीट क्या हो गई, यूट्रस की कैविटी हो गई। ठीक, और यहाँ पे जो सर्विक्स वाला रीजन है और जो हमारा ये सर्विक्स वाला, ये किसको जोड़ता है, सर्विक्स और वजाइना वाले रीजन को जोड़ता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको हम दोनों को मिलाकर बोल देते हैं यहाँ पे इसको बर्थ कैनाल। क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो जो बेबी होता है वो जो ग्रो करता है वो कहाँ करता है, वो इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पर जो है बेबी ग्रो करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया। ठीक, तो ये कैसे ग्रो करता है, ये इस वाले रीजन के अंदर ग्रो करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। ठीक है, पहली तो हो गई पेरीमेट्रियम, ठीक, बीच की हो गई मायोमेट्रियम और अंदर की हो गई एंडोमेट्रियम। तो जो 3 प्रकार की, तीनों तरह की जो ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये वॉल्स हैं, तो इनमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम यहाँ पर थिक होती है। कैसी होती है, थिक वॉल होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, जो एक बेबी फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, इस वाले रीजन के अंदर होगा। इस कंप्लीटली रीजन के अंदर क्या होगा, बेबी फॉर्म होगा। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, सर्विक्स रीजन और वजाइना से। ठीक, तो यहाँ पे जब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये कैसी होती है, मोटी हो जाती है, यानी कि थिक हो जाती है। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए नाउ, तो इस वाले पार्ट की हमने यहाँ बात करी, तो इस्थमस और एम्प्यूला और इन्फिंडिबुलम, 3 पार्ट किसके हैं, फेलिपियन ट्यूब के हैं। तो बेबी का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जंक्शन प्रेजेंट है, इस जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे फ्यूजन होता है। ठीक, और उसके बाद जो बेबी फॉर्म होता है वो यहाँ पे जो यूट्रस वाला भाग है इसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नाउ क्लियर। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, यहाँ पे क्या, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भाग और यहाँ पे ये, तो ये जब, और जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो थिक होती है। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम की लेयर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे बेबी ग्रो करेगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम की जो थिक लेयर होती है इसका क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होती है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके रिलीज के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग के थ्रू यह रिलीज हो जाती है। उसके बारे में हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कवर करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अभी हमने देखा। ठीक, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, ओविडक्ट्स है, ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी किससे, यूट्रस से। नाउ अब ओविडक्ट्स में क्या है, इन्फिंडिबुलम वाला पार्ट है जिसको हमने क्या बोला, फिम्ब्रेई बोला। इसको क्या था, फिंगर शेप प्रोजेक्शन था। ये क्या कर रहा था, ये एग को पकड़ रहा था। नाउ फिर हमारे 3 हमने पार्ट की बात करी थी, कौन से, फेलिपियन ट्यूब के अंदर मेन पार्ट थे कौन कौन से, एम्प्यूला हो गया, इस्थमस, ठीक, एम्प्यूला रीजन, इस्थमस, नैरो ल्यूमन पेनिस ओपनिंग इज यूरेट्रस। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, यूट्रस कैसी होती है, अब पियर शेप स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, जो किससे कनेक्ट है, सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस एंड वेजाइना, जिसको हमने क्या बोला, बर्थ कैनाल। अभी हमने इसकी बात करी यहाँ पे। ठीक है, और किसके थ्रू जगह जुड़े रहती है, बाय लिगामेंट्स के थ्रू। नाउ इसमें 3 वॉल्स की हमने बात कर ली बेसिकली। 3 वॉल कौन कौन सी थी, हमने बात करी एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम। ठीक, तो मतलब एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ जो वॉल है उसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम बोला, और मिडिल वाली को हमने मायोमेट्रियम बोला, और इनर वाली को हमने एंडोमेट्रियम बोला। और एंडोमेट्रियम कैसी होती है, एंडोमेट्रियम यहाँ पर थिक होती है। ठीक है, थिक होने का रीजन क्या है, क्योंकि जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो कहां पर होता है, यहीं पर होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सबसे इंटरनल की जो वॉल होती है वो, उसका क्या होना है, थिक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे का जब ग्रो होगा तो यहाँ पे इस वॉल के थिक होने से वो वॉल जल्दी से डैमेज नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि हमने यहाँ पे देखा पेल्विस वाला रीजन। ठीक, तो देखिए यहाँ पेल्विक वाले रीजन में क्या है, बेसिकली इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज आपको देखने को मिलेगी। अभी हमने डिस्कस किया अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, तो ओविडक्ट्स भी यहाँ पे क्या है, पेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें पेयर्ड है, ये भी क्या है, पेयर्ड है। नेक्स्ट हम बात करें यूट्रस की, यूट्रस क्या है, बीच का पार्ट हो गया। नाउ सर्विक्स रीजन, देन वजाइना, तो यहाँ पे सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटिया। तो सर्विक्स रीजन को और वजाइना रीजन को हमने मिलाकर क्या कहा था, बर्थ कैनाल कहा था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया,
नाउ द मेमोरी ग्लैंड्स नॉट ए पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट एड्स इन द चाइल्ड केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, लेकिन बच्चे को क्या है न्यूट्रिशन के लिए, बच्चे को जो फर्स्ट मिल्क मिलता है वो मदर से मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जो माँ का दूध होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, जैसे IgG, IgA, IgM, ये तीनों जो एंटीबॉडीज होती है माँ के दूध में प्रेजेंट होती हैं, जो बच्चे के लिए क्या होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो दिस नॉट ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट एड्स इन द चाइल्ड केयर, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, हमने इसको चाइल्ड केयर के अंदर हमने इसे ऐड किया है। क्लियर? नाउ डायग्राम सेक्शनल व्यू देखिए अब यहाँ पे, तो इसके बारे में हम कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, हम इसकी कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। नाउ ओवरीज अब प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो हमने बात कर ली। यहाँ पे ओवरीज क्या है, यहाँ पे प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस द ओवेरियम हार्मोन। तो फीमेल के केस के अंदर हार्मोन कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हो जाता है, ईस्ट्रोजन हो जाता है। ठीक है, चलिए लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट होता है और लेंथ कितनी होती है इनकी, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कनेक्टेड बाय द लिगामेंट द पेल्विक वॉल्स टू द यूटेरस, तो जो लिगामेंट के थ्रू ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड रहते हैं। ठीक, नाउ ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम एंड कंटेन्स द ओवेरियन स्टोमा। क्लियर? नाउ द ओवेरियन स्टोमा इज मेड अप ऑफ द पेरिफेरल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पेरिफेरल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है, बेसिकली इनर मेडुला से बना हुआ होता है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे हमने दो देख लिया, ओवेरियन स्टोमा इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें यहाँ पे ओविडक्ट्स के बारे में। ओविडक्ट्स क्या, फैलोपियन ट्यूब्स, दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम द ओवेरी, तो ओवेरी से एक्सटेंडेड होते हैं टू द यूट्रस। नाउ द पार्ट ऑफ ईच ओविडक्ट लेइंग टूवर्ड्स द ओवेरी इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, तो कैसा है उसका, आपने देखा फनल शेप स्ट्रक्चर है, कुप्पी की तरह जो शेप होता है उसकी तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं, इस कॉल्ड एज ए इन्फेंडिबुलम, और उसको हमने क्या बोला, इन्फेंडिबुलम बोला। इट हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसमें क्या थे, फिंगर लाइक की तरह प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे थे, वो क्या कर लेते हैं, वो एग को पकड़ लेते थे। ठीक, दिस कॉल्ड एज ए फिम्ब्रे, तो उनको क्या बोला, फिम्ब्रे बोला। नाउ जो इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट है बेसिकली इट्स लीड्स टू एम्पुला, एम्पुला में जा रहा है, एंड देन लेट्स टू स्टमस, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। स्टमा विच हैज अ नैरो ल्यूमेन ओपनिंग इनटू द यूट्रस, तो ठीक है, नैरो ओपनिंग होती है यूट्रस की, वहां पे जाके ये ओपन होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करें किसकी, यूट्रस की। तो यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वूम्ब। ठीक है, यानी कि मदर के अंदर क्या होता है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, वूम्ब, जहां पे क्या होता है, बच्चा ग्रो करता है, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल वूम्ब या मदर वूम्ब के नाम से भी हम इसको बताते हैं। ठीक, इट्स अ पियर शेप, तो ये कैसा होता है, इट इज अ पियर शेप, नाशपति के आकार की ये संरचना होती है या इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल्स बाय द लिगामेंट, तो अभी हमने बातें कर ली कि जैसे पेल्विक वॉल्स है वो लिगामेंट अटैच होती है। यूटेरिन वॉल इज कंसिस्ट ऑफ, तो अभी हमने बात करी यूटेरिन वॉल किससे कंसिस्ट होती है, एक्सटर्नल वॉल, जो उसको हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम बोला, मिडिल वॉल को हमने मायोमेट्रियम बोला, और जो एक्सटर्नल थी जिसकी हमने बात करी, जो सबसे थिक वॉल होती है उसके बारे में हमने बात करी, तो वो क्या थी हमारी इंटरनल एंडोमेट्रियम, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या इस वॉल का थिक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बेबी जो है वो ग्रो करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे ये वॉल थिक होना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंटरनल एंडोमेट्रियम विच इज लाइन द यूटेराइन कैविटी, तो यूटेराइन कैविटी को ये कवर अप करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, तो यहाँ देखिए ये लाइन कवर अप हो गई, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस किस तरह से, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस कंडीशन में ये वॉल क्या है, सस्टेन कर जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो इस वॉल के डिसॉल्व होने की वजह से ही होती है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, और कुछ टिश्यूज भी जो है, ब्लड और टिश्यू दोनों इसके अंदर रिलीज होते हैं थ्रू दी वेजाइना। क्लियर? नाउ सर्विक्स एंड वजाइना के बारे में डिटेल कर रहे हैं। सो द सर्विक्स कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वजाइना, तो सर्विक्स रीजन जो है वजाइना को कनेक्ट कर रहा है, इसको हमने क्या बोला, बर्थ कैनाल बोला, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो उसकी डिलीवरी कहाँ से होती है, इसी रीजन से होती है। तो इसीलिए हम इस कंप्लीट रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, द सर्विक्स एंड द वजाइना कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनाल। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, हमने बात कर ली यहाँ पे सर्विक्स एंड द वजाइना की, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कंप्लीटली बर्थ कैनाल बोल दिया। ठीक, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शुअल व्यू देखा हमारे को मेमोरी ग्लैंड का, तो मेमोरी ग्लैंड यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक, ये एक अलग से पार्ट है, हम कहते हैं कि जो केवल चाइल्ड केयर के अंदर ही बेसिकली यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है
कि यहाँ पे जो फीमेल के जो ब्रेस्ट पार्ट है उसी को हमने क्या बोला, यहाँ पे इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जो किसका सिक्रेशन करते हैं, मिल्क का सिक्रेशन करते हैं बेसिकली। और जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसमें बच्चे को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं और न्यू बर्थ बेबी के लिए जो माँ का दूध होता है वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। नाउ द मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें यहाँ प्रेजेंट इन द ऑल फीमेल मैमल्स, ठीक है, तो सभी मैमल्स जो हैं फीमेल मैमल्स उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इट इज अ पैड एंड इज अ ग्लैंडुलर, तो ठीक है पैड फॉर्म के अंदर होती है और ग्लैंडुलर होती हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट की रिगार्डिंग बात करें तो ईच ब्रेस्ट कंटेनर 50 to 20 मेमोरी लोब्स, तो यहाँ पे हर एक फीमेल के अंदर जो 2 पेयर ऑफ ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर यहाँ पे 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं विद एल्वुलाई व्हिच सीक्रेट द मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कैसे हैं, इनको हमने क्या बोला, ये होते हैं एल्वुलाई स्ट्रक्चर। जैसे आपने लंग्स के अंदर एल्वुलाई देखते हैं वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, ये एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या करते हैं, ये जो एल्वुलाई है मिल्क का सीक्रेशन करते हैं। क्लियर। नाउ आगे की तरफ देखिए, एल्वुलाई ओपन किस में हो रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर ये यहाँ पे ये है ओपन हो रहे हैं हमारे मेमोरी एल्वुलाई, ठीक, विच यूनिट द फॉर्मरी ऑफ मेमोरी डक्ट। तो ये किसका पार्ट है, यहाँ पे ये मेमोरी डक्ट दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए मेमोरी डक्ट हो गई, ठीक। ये वाला रीजन, आगे वाला रीजन कैसा हो गया, ये एम्पुला हो गया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये गुच्छेनुमा संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। आगे की तरफ ये गुच्छे पूरे बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका निप्पल वाला एरिया कहलाता है। और इसके ऊपर बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोला कहते हैं। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रेस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से, यहाँ पे फैट सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। ब्रेस्ट में क्या पता है उभार आता है वो किसकी वजह से आता है, फ्लैट सेल्स की वजह से, फैट सेल्स की वजह से आता है, ठीक है, वसा। नाउ द मैनी मेमोरी डक्ट्स कंस्टिट्यूट द मेमोरी एम्पुला, तो देखिए हमने यहाँ पे देखा मेमोरी एम्पुलास प्रेजेंट है विच कनेक्टेड द लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नाउ तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो किसका है, एक ह्यूमन के स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ये हेड पार्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। वेट अ सेकंड बच्चा, ये यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा, देखिए ये तो इसका कौन सा रीजन हो गया, ये इसका हेड रीजन हो गया, और ये इसका कौन सा हो गया, ये इसका मिडिल पीस हो गया, और ये इसका टेल रीजन हो गया। तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है बेसिकली। इसमें जो आपको ये हेड पार्ट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली टिप ऑफ हेड पार्ट जिसे हम कहते हैं, ये किसका होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और ये एक्रोसोम क्या करता है, इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जाके फीमेल की जो ओवा है यानी कि जोना जो पेलुसिडा है उसको जाके क्या करते हैं, उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को करते हैं। क्लियर, ठीक। तो इसमें ये मिड का जो पार्ट है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग है, ठीक है। इस वाले रीजन को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है। और टेल पार्ट क्या है, 12 पार्ट जो इसको स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। देखिए लोगों को ये डाउट रहता है कि जो स्पर्म है कि वो किस तरह से मूव करता है। स्पर्म जो है इस तरह से मूव करता है, यूं ऐसे ऐसे लहराते हुए, ना कि ऐसे, इस तरह से कभी भी स्पर्म मूव नहीं करता है। स्पर्म का जो मूवमेंट है बिल्कुल इस तरह से रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, लहराते हुए जो है वो स्पर्म मूव करता है उसके टेल पार्ट को यूज करते हुए। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, ठीक। चलिए तो अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया को हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में इसलिए कंफर्म होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि एक तो होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस में बात करें तो माइटोसिस जो है वो किसमें होगा, सभी सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसका नंबर कितना होता है, 2n नंबर होता है बेसिकली। अगर हम बात करें यहां पर तो इसका नंबर कैसा होगा, 2n नंबर है। क्लियर। और अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस किस में होगा, सिर्फ टेस्टिस में और ओवेरी के अंदर होगा,
ठीक है, यहां पर माइटोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस जो है वो बेसिकली कहां पर हो रहा है, टेस्टिस में और ओवरी में जाके फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे जो नंबर होगा वो कैसा होगा, n नंबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि होगा क्या, बेसिकली यहां पर जो है जो आपके n नंबर है वो वापस से क्या होंगे, यहां पे मतलब हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही जो क्रोमोसोमल नंबर है वो कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्लियर, चलिए तो यहां पे क्या होगा, जो क्रोमोसोमल नंबर है वो मियोसिस फर्स्ट से ही हाफ हो जाएंगे। ओके, नाउ चलिए तो अब इस चीज को हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं। तो हमने सेल डिवीजन के बारे में समझ लिया कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पे हम इसकी बात कर लेते हैं। अब तो हम पहले किसकी बात करें, यहां पे स्पर्मेटोगोनिया की। तो देखिए यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, पहले माइटोसिस परफॉर्म हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। अब जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं तो ये दोनों कैसे हैं, ये भी 2n नंबर में है और ये भी 2n नंबर में है। क्लियर है, जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ, यहां पे फर्स्ट डिवीजन हुआ, जैसे ही फर्स्ट डिवीजन हुआ तो क्या होगा, जो क्रोमोसोमल नंबर थे वो कैसे हो गए, हाफ हो गए बेसिकली। तो यहां पे क्या हो गया, ये n नंबर हो गया। और फिर जब सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ कंप्लीट तो क्या बना हमारा, यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बना। ठीक है, और फाइनली क्या हो गया, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना। तो इस जो कंडीशन बीच में हुई है इस पूरी को, इसको हमने क्या कर दिया, एट प्यूबर्टी एज पे यह कंप्लीट हुई है। अब एट प्यूबर्टी एज पे किस प्रकार से कंप्लीट हुई है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे स्पर्म बनने की जो रेटिंग है उसके बारे में बात हो रही है। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, दोनों में कितने नंबर थे, 2n नंबर थे। फिर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। तो यहाँ पे कितने रहेगा, सेकंड स्पर्मेटोसाइट में ये nn नंबर रहेगा। फिर क्या बना, स्पर्मेटिड्स, डिफरेंशिएशन हुआ और स्पर्मेटोजोआ कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। अब देखिए हमने बात करी यहाँ पे किसकी, प्यूबर्टी की एज के बारे में। ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी की एज की अगर हम बात करें बेसिकली तो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी हिट करती है वो किस एज में करती है, 11 to 13 ईयर्स में। ठीक है, जबकि अगर फीमेल के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो फीमेल में जो प्यूबर्टी हिट करती है वो 10 to 12 ईयर की एज के अंदर ही हिट कर जाती है। क्लियर है, ठीक। तो यहां पर जो प्यूबर्टी की एज है उस पर हम बात कर लें तो बेसिकली देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही प्यूबर्टी की एज हिट करती है तो यहां पर जो हार्मोनल कंट्रोल्स है, हम मेल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है, जो किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस जैसे ही प्यूबर्टी की एज होती है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है किसको, GnRH को। GnH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, इस GnRH को एक्टिवेट करता है, किसके थ्रू, फिर ये कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, यहां से FSH को रिलीज करता है। FSH क्या है यहाँ पे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे FSH किसको एक्टिवेट कर रहा है, सर्टोली सेल्स को। ठीक, सर्टोली सेल्स क्या कर रही है, सर्टोली सेल्स का बेसिक काम क्या है, सर्टोली सेल्स का बेसिक काम है यहाँ पे जो स्पर्म्स है उनको नर्श करना, यानी कि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो गया। क्लियर है, उसके बाद जैसे ही जब यहाँ पर जो है एक इनहिबिन निकलता है, बेसिकली हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं ABN के नाम से। ठीक है ना, तो ये इनहिबिन है, ये क्या करता है, अगर ज्यादा काउंटिंग के अंदर अगर मान लीजिए स्पर्म बन गए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाँ स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पर ये इनहिबिन क्या करता है, जो सर्टोली सेल्स रिलीज करती हैं, ये इनहिबिन सिग्नल को, नेगेटिव सिग्नल को कहां पर लेके जाता है, ये सिग्नल को लेके जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भैया ठीक है बस अब मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी सफिशिएंट हो गई है, आप इसका प्रोडक्शन बंद कर दो, रिलीजिंग बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, FSH का जो रिलीजेशन है वो बंद हो जाता है। उसी में अगर हम बात करें यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक, तो यहाँ पे अगर स्पर्म की काउंटिंग ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन का बनना है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या नेगेटिव जो फीडबैक है वो कहाँ जाता है, सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग पे आता है। लेडिंग सेल्स क्या करती हैं, लेडिंग सेल्स एक तरह से हम बात करते हैं कि जो एंड्रोजन्स है उनको रिलीज करती है, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं बेसिकली उन पे वर्क करता है, उनको रिलीज करता है। तो यहाँ पे मेल में सेक्स हार्मोन की हमने बात करें तो कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन था। ठीक है, और अगर फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करें हम तो ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ही है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क के में भी हेल्प करता है। चलिए
ठीक, आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से यहाँ पे जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बेसिकली। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या बात करी यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है कि बर्थ जो है ईयर क्या है 12 to 14 ईयर्स की प्यूबर्टिक एज हिट करती है। ठीक है, अभी हमने बात करी तो यहाँ पे क्या होगा, GnRH रिलीज होगा। ठीक है, कौन रिलीज करा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी करा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे टेस्टिस में एंटर होगा तो ये प्राइमर्डियल जर्म सेल है, फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो स्पर्म्स बनने की स्टार्टिंग है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी एज के बाद से जो है टेस्टोस्टेरोन से रिलीज होना शुरू होता है। तो क्या होता है कि इसमें जो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि हम बियर्ड आना शुरू हो जाती है बेसिकली। और हम बात करें शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, वॉइस का जो पिच है वो कैसा हो जाता है, हाई पिच हो जाता है, यानी कि मोटी आवाज हो जाती है। और फीमेल्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो उनका कैसा होता है, लो पिच होता है वॉइस का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टेज हुई तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन टेस्टिस के अंदर स्टार्ट होता है। जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है। ठीक, और जैसे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है तो यहाँ पे क्या है, ये NN नंबर में 2 नंबर में हो गए, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, ये 4 में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए कंप्लीटली मियोटिक डिवीजन जब सेकंड डिवीजन होता है तो ये कंप्लीटली किसमें, 4 में डिवाइडेशन इनका हो जाता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। जब इनमें डिफरेंशिएशन होता है तो मैच्योर स्पर्म कंप्लीट हो जाते हैं। आई बात? तो इस तरह से जो होता है स्पर्म का मैच्योरेशन भी होता है। ठीक, अब हम बात करें कि जो स्पर्म का स्टोर हाउस है बेसिकली उसको हमने क्या कहा था, स्पर्म का स्टोर हाउस जो है हमने इजैक्युलेटेड एट बताया था, लेकिन नहीं, स्पर्म का जो स्टोर हाउस होता है बेसिकली वो वास डिफरेंस होता है। ठीक है ना, वास डिफरेंस जो होता है उसके अंदर जाके जो है स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। क्लियर? आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे किस तरह से जो है प्राइमरी जर्म सेल्स के थ्रू यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, और उसके क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए, उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, म्यूटिक डिवीजन हुआ, सेकंड स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, इनके N नंबर हाफ हुए तो इन्होंने चार यहाँ पे ये कंप्लीटली बन गए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैच्योर स्पर्म है उनकी कंप्लीट साइकिल हो गई। तो ठीक, तो ये कंप्लीट साइकिल कितने दिन में, ये 25 डेज में, ये 9 डेज में, ये 19 डेज में, और ये 21 डेज में। अब अगर आप इन पूरे काउंटिंग करें तो ऑलमोस्ट जो है ये हमारा निकल के आती है वैल्यू 75 to 78 डेज। ठीक है, तो इतने दिन के अंदर जो है स्पर्म्स यहाँ पर मैच्योर होते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं उनको हम कवर अप कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर जर्म सेल। तो यहाँ पे जो इमेच्योर जर्म सेल है बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया वो किसको रिलीज कर रही है, यहाँ पे विच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, नाउ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन नंबर। तो यहाँ पे जब माइटोसिस हो रहा है तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पर्मगोनिया है वो यहाँ पे अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इनको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर हमने इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल दिया। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा। क्लियर? नाउ आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें हो क्या रहा है, जो 2 हैप्लॉइड हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक, तो यहाँ पे 2 हैप्लॉइड है वो स्पर्मेटोसाइट्स में हो गए, यानी कि NN नंबर के 2 हो गए, हाफ हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो रहा है, दिस फर्दर अंडरग्रो अ मियोसिस टू गिव अ राइज टू अ 4 हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होंगे, देखिए 4 हैप्लॉइड नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, जब 4 हैप्लॉइड हो जाएंगे यहाँ पर तो फिर क्या होगा, गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो ये 4 स्पर्मेटिड आएंगे तो कंप्लीटली क्या करेंगे, ये मैच्योर स्पर्म्स को बनाएंगे। क्लियर? आई बात समझ में आपको? तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आपका वो क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलिए, तो अब हम किसकी बात कर ले, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ और पॉइंट्स वो इसमें देख लेते हैं। द हेड स्पर्म गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी हमने बात करी किसके बारे में, हमने देखा जब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें जो टॉप का स्ट्रक्चर है यानी कि जो हेड पार्ट है उसको हमने क्या बोला, एक्रोसोम बोला, जिसमें क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो हेड किसमें एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल्स के अंदर आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एंड इज रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा स्पर्मिएशन के थ्रू ये रिलीज कर दिया जाता है।
ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है बेसिकली, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एट द एक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अभी हमने बात करी जीएनआरएच एक्टिवेट होगा, उसको कौन एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस से एक्टिवेट होगा। रिलीज कौन कर रहा है यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं। 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ पे, एलएच जिसको हमने क्या बोला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला, और दूसरा कौन सा है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हमने क्या बोला, एफएसएच बोला। ये दोनों ही किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये दोनों ही इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एलएच किस पे काम कर रहा है। एलएच जो है, एलएच मतलब यानी कि एल मतलब लेडिंग सेल से मतलब हो गया हमारा, ठीक है। तो एलएच किससे मतलब है यहाँ पे, लेडिक सेल से। लेडिक सेल्स क्या करती है, लेडिक सेल्स जो है वो एंड्रोजन्स को रिलीज करती है, यानी कि सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन की हम बात करें। वाइल अगर हम एफएसएच की बात करें तो यहाँ पे एफएसएच क्या आ जाएगा, एफएसएच का मतलब हो जाएगा यहाँ पर फॉलिकुलर, ठीक है ना। तो एफएसएच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सर्टोली सेल्स। एफएसएच मतलब एफएसएच में एस आएगा, सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तो एलएच यहाँ पे क्या कर रहा है, एलएच एक्ट कर रहा है एज ए लीडिंग सेल्स के ऊपर, रिलीज करा रहा है एंड्रोजन को यानी कि सेक्स हार्मोन को, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एफएसएच करवा रहा है यहाँ पे सर्टोली सेल्स, ठीक है, विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। नाउ हमारा यहाँ पे होता है स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट। हम बात करते हैं oogenesis की। अब देखिए oogenesis के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो oogenesis हमें पता है कहां से हो रहा है, इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ and millions of the gametes mother cells oogonia are formed in the fetal ovary, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो बेबी गर्ल है बेसिकली, ठीक है, अगर मदर के वूम के अंदर है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम ही उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है बेसिकली अगर हम बात करें तो, ठीक। तो ओगोनिया फॉर्म्ड इन द फीटल ओवेरी, तो यानी कि फीटल की ओवेरी के अंदर ये यहाँ पे ओगोनिया का प्रोसेस स्टार्ट। दिस सेल्स इज अंडरगो मियोसिस बट गेट टेम्परली अरेस्टेड एट द प्रोफेस एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे ये प्रोफेस फर्स्ट है उसी के अंदर क्या होती है, यहाँ पे ये अरेस्टेड हो जाती है। प्रोफेस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रोफेस फर्स्ट के अंदर यह अरेस्टेड हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte डिजेनरेटेड। तो बेसिकली होता क्या है देखिए कि जैसे हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो प्रोफेस फर्स्ट है, प्रोफेस फर्स्ट, उसी के अंदर क्या होता है कि जो अरेस्ट हो जाता है, ये अरेस्ट होने के कारण बेसिकली क्या होता है यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अरेस्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्स के नंबर हैं वो तो यहाँ पे कितने होते हैं, हाई अमाउंट के अंदर होते हैं, ठीक है। एक्स के नंबर कितने बोलते हैं हम, हाई अमाउंट के अंदर होते हैं बेसिकली। लेकिन होता यह है कि ये सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्थ होता है तो अराउंड इस एज के अंदर जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तो उसमें जो 60 to 80,000 जो हैं वो ही खाली यहां पर जो हैं आपके oocytes रह पाते हैं। बेसिकली हम बात करें तो मियोसिस रह पाता है, तो यहाँ पे जो एक्स होते हैं बेसिकली 60 to 80,000 ही रह पाते हैं। इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो एक लिमिटेड एज तक ही क्या कर सकती हैं कि फर्टिलाइजेशन कर सकती हैं, यानी कि वो एक यंग वंस को बर्थ दे सकती हैं, ठीक है। तो ये रीजन यही होता है। रेस्ट ऑफ जो होता है वो बाकी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर डीजनरेट हो जाते हैं। यानी कि एड हम बात करें यहाँ पर oogenesis की, तो जो एक्स का बनना हो रहा है बेसिकली वो कहाँ से है, वो एम्ब्रियोनिक के स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए नाउ सो द सेकेंडरी बिफोर रीचिंग द प्यूबर्टी अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte डिजेनरेटेड। देखिए यहां बता रहा है प्राइमरी oocyte डिजेनरेट हो जाते हैं एंड द रिमेनिंग वंस गेट इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर द स्क्वायर्ड और सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोल देते हैं। और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है, द सेकेंडरी फॉलिकल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू द टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड दैट दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocytes प्रेजेंट विद इन द टर्सरी फॉलिकल एंड कंप्लीट द मियोसिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये मियोसिस को कंप्लीट करते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी पोलर बॉडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी oocytes और टाइनी पोलर बॉडी यहाँ पर बनती है। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर है। चलिए oogenesis के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। दिस टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, बिल्कुल तो टर्शरी फॉलिकल है वो किस में चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। एंड द सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय द जोना पैलासुडा, ठीक है, तो जोना पैलासुडा से सराउंडेड बाय द होती है। तो यहाँ पे मेन जो है आपका जो स्पर्म है वो कहां पे जाता है, जोनुलर पैलासुडा को ब्रेक करता है, उसके अंदर यह एंटर कर जाता है। क्लियर, आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें किसकी, देन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स। तो ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे रप्चर हो जाता है, ठीक है, एंड रिलीज द ओवम बाय द ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट किसका प्रोसेस हो गया, यहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है, ठीक। फाइनली क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और रिलीज करता है किसको, ओवम बाय द ओव्यूलेशन। तो कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें हम। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक छोटे से ग्राफ में आपको बताया है इस तरह से कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट जो है मदर सेल्स यानी कि ओगोनिया की हम बात करें, प्राइमरी oocytes में हुआ, फिर डिजनरेट हुआ किसमें पूछा, सेकेंडरी oocytes में, फिर सेकेंडरी oocytes से हम बात करें यहाँ पे बेसिकली तो क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल में हुआ। टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी जिसको हमने क्या बोला, एंट्रम बोला, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम हो गई, ठीक। फिर क्या हुए, ग्राफियन फॉलिकल बने, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किस में रिलीज हुए, यहाँ पे ओवम के अंदर रिलीज हुए, और फाइनली क्या हो गया यहाँ पे ओव्यूलेशन। तो ये जो स्टेज है, जो प्रोसेस है, जो पाथवे है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अ पाथवे ऑफ oogenesis, क्लियर। तो ये पाथवे हो गया oogenesis का। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट किसकी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बेसिकली है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर बेसिकली वो क्या होती है बच्चों, ये जो कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट जो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल होती है ये 28 डेज की। कितने डेज की होती है फीमेल के अंदर, 28 डेज की होती है। और स्टार्ट कहां से, 0 से 5, देन 14 एंड देन 28 डेज, ठीक है। तो जो 0 से जो 5 डेज का स्टेज होता है ये, इसमें तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और जो 5 to 14 डेज का जो पीरियड होता है ये किसका होता है, इसमें होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पे होती है बेसिकली ओव्यूलेशन। किस क्या हो रहा है यहाँ पे, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हमें कंफर्म याद रखनी है कि जो ब्लीडिंग का स्टेज है वो 0 to 5 डेज है, 5 to 14 डेज केस में क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और 14 डेज पे जो मेन वर्क रहता है वो किसका रहता है, यहां पे हार्मोन्स का रहता है। हार्मोन्स में भी कौन से, LH और FSH। मेन रोल किसका है यहां पर, LH का है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जब हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी तब हमने देखा था कि वहां पे 3 लेयर थी, ठीक है। जो मेन यूट्रस वाला पार्ट था उसमें 3 तरह की लेयर थी, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी 3 लेयर की। तो सबसे जो इनर लेयर थी उसको हमने बोला था एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, एंडोमेट्रियम कैसी थी, थिक थी। अब एंडोमेट्रियम जो थिक लेयर थी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यहां पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसमें क्या होगा, यहां पे बेबी फॉर्म होगा, ठीक है, बेबी फॉर्म होगा कंप्लीट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे तो यहाँ पे जायगोट बनेगा, ठीक है। फिर फर्दर स्टेज आगे की स्टेज बनेगी ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला कंप्लीट, फिर इनर सेल मास होगा, तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या होगा, बेबी का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो इनर लेयर है, ठीक है, इसको हमने बोला सर्विक्स का, और जो ये रीजन है यूट्रस का बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेबी फॉर्म हो रहा है, तो जो एंडोथेलियम की लेयर होगी वो कैसे होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ठीक। अगर इस स्टेज के अंदर यानी कि 14 से 28 डेज के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर, जो थिक लेयर है, ये क्या होती है, डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि पहले तो क्या इसका लेवल कुछ इस तरह से बढ़ता है, ये देखिए
ये थोड़ी सी वृद्धि 0 से इस तरह से फिर 5 डेज में बढ़ेगी, फिर और थिक हो जाएगी, फिर 14 डेज पे ये और थिक हो जाएगी, फिर इस तरह से ये डिजनरेट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुछ होता है, ग्राफ रहता है, ठीक है। और इस पे वर्क कौन सा करते हैं, दोनों हार्मोन वर्क करते हैं, ठीक। और इसमें जो बेसिकली है LH और FSH, ठीक है ना, कंप्लीट आई बात समझ में। तो जैसे ही यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिसॉल्व होना शुरू थी, और ये जो डिसॉल्व होती है एंडोमेट्रियम, बेसिकली इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये किसके रूप में निकलती है, ब्लीडिंग और टिश्यूज के रूप में यह जो है थ्रू दी वेजाइना बाहर निकलती है, थ्रू दी वजाइना, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमने समझ ली। अब देखिए यहां पे फाइनली कहां पे ये उसके पॉइंट्स जो हैं इसको हम समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी, इट्स मेनार्चे, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है बेसिकली, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल कंप्लीट शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्चे, और जो स्टॉप होता है उसको हम बोलते हैं मीनोपोज, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन अकर्स इन द 28 डेज टू 29 डेज। 28 डेज यहाँ पे क्लियर है, अभी हमने बात कर ली। द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि 28 डेज की साइकिल होती है, तो जो एक सिंगल मंथ से नेक्स्ट मंथ तक ये कंप्लीट होती है 28 डेज के अंदर, ठीक है। नाउ मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स, तो हमने बात करी मिडिल में, यानी कि 5 to 14 डेज का जो पीरियड था, ठीक है ना, उसके अंदर क्या था, यहाँ पे ओव्यूलेशन के पीरियड स्टार्ट हो जाता है। द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन होता है। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन का हो रहा है, 3 to 5 डे, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी है, 3 to 5 डेज की हो रही है। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, क्लियर। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, एंडोमेट्रियम का, ठीक है। तीनों लेयर थी, एंडोमेट्रियम थी, ठीक है ना, पेरीमेट्रियम थी, मायोमेट्रियम थी। यहाँ पे तो एंडोमेट्रियम जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, देखिए किस कंडीशन में हो रहा है, जब ओवम यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं है, क्लियर। नाउ द फॉलिक्यूलर फेज, तो इसमें यहाँ पे बेसिकली 3 फेज काम करते हैं अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बात करें। पहला कौन सा होता है हमारा, फॉलिक्यूलर फेज होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, और तीसरा होता है हमारा ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज होता है, फॉलिक्यूलर फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज और ल्यूटियल फेज, तीनों काम करते हैं। तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, मैच्योर होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। देन द ग्राफिन फॉलिकल इज रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्लियर, आई बात समझ में। नेक्स्ट, सो दीज चेंजेस बाय द ओवेरियन एंड द पिट्यूटरी हार्मोन, तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ओवेरियन एंड द पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से रिलीज हो रहे हैं। जो कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की हमने बात करी, LH और FSH, ठीक है। तो LH किस पे काम कर रहा है, लेडिंग सेल्स पे काम कर रहा है, जबकि FSH किस पे काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे काम कर रहा है, क्लियर, आई बात समझ में, हम इस पे बात कर चुके हैं। नाउ रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन विच इज द LH एंड FSH इंक्रीज द कॉजेज ऑफ फॉलिक्यूलर ग्रोथ, तो यहाँ पे जो है LH और FSH क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉज करते हैं किसको, फॉलिक्यूलर की ग्रोथ को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन्स, तो यहाँ पे जो फॉलिकल है वो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल प्रोड्यूस किसको करेगा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, ओके। नाउ द LH एंड FSH आर एट द देयर पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल, ठीक। तो यहाँ पे LH और FSH बेसिकली है, तो यहाँ पे किस टाइम में पीक होते हैं, ये है 14 डेज पे पीक होते हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे LH सर्ज के नाम से। क्या बोलते हैं, LH सर्ज के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जो LH है यूटिलाइजिंग हार्मोन है, उसकी क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को यहाँ पे रप्चर कर देता है, ठीक। द LH एंड द FSH आर देयर पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल 14 डे कॉजेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स टू रिलीज ओवम फॉर द ओव्यूलेटरी फेज, क्लियर यहां तक। चलिए नाउ द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू द कार्पस ल्यूटियम, तो जो बचे हुए ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो किसका सीक्रेशन करते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं,
ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है जो थिक है जहां पे बेबी को फॉर्म होना है, तो उस कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहां पर जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम कंप्लीटली 9 मंथ्स तक मदर के वूम में रहेगा। ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम ये रहेगा, यानी कि कार्पस ल्यूटियम जो है बेसिकली ये पूरे 9 मंथ्स तक रहेगा। और किसको रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को, जो किसको मेंटेन करेगा, वो यहाँ पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए जब कभी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो गायन डॉक्टर उसको प्रोजेस्टेरोन लिखती है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिजनरेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, स्टार्ट ऑफ ए न्यू साइकिल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वापस से क्या होगा, 28 डेज की न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। चलिए, ये किस किस में देखने को मिलता है हमें, ह्यूमंस में हो गया, मंकीज में हो गया, बेसिकली वहां पे हमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें देखने को मिलती है। सो इन ह्यूमंस द मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्रिएट्स एंड ऑपरेटेड एट द एज ऑफ 50 इयर्स, दिस फेज इज नोन एज द मेनोपॉज। ठीक है, तो यहाँ क्लियर आ गया। इसीलिए जो 50 साल की तक एज होती है वहीं तक जो है फीमेल के अंदर जो क्या होता है कि न्यू बेबी को बॉर्न कर सकती है, मतलब जन्म दे सकती है एक्चुअली, अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली। ठीक, तो 50 ईयर की एज के बाद में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे मेनोपॉज बोल देते हैं। क्लियर। नाउ, तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, स्पर्म्स के थ्रू हो रहा है। पाथवे ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन हमने बात करी थी, यहाँ पे स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाएगा, वजाइना में। तो स्पर्म में क्या होते हैं, बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, ठीक है, सिक्रेशन करता है, क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ये तो कैसा होगा, इसमें तो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक, जबकि इसमें एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो स्पर्म जाते हैं वेजाइना में, वेजाइना से कहाँ पहुंचते हैं, सर्विक्स के कैनाल में, फिर वहां से यूट्रस, यूट्रस से स्थमस। हमने बात करी थी, जो रीजन है वो 3 रीजन थे, स्थमक था, एम्पुला था। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्थमस, स्थमस से कहाँ जाएंगे, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुला स्थमिक। ठीक, तो यहाँ पे एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट जो इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स मिलेंगे आपस में। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, बेसिकली फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे मिलेंगे जंक्शन पे, फिर यहाँ से क्या होगा, एम्पुला, फिर इन्फिंडिबुलम और फिम्ब्री एंड देन ओवम। तो कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जो ये पूरी कंप्लीट जो साइकिल है वो चलती है। तो पाथवे ऑफ स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, इन्फिंडिबुलम क्या था, यहाँ पे फीमेल का पार्ट था। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने क्या बोला था, फिम्ब्री बोला था। और ओवम कहां से कनेक्ट कर रहे हैं, ये फ्रॉम ओवेरी। ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल से। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लें फर्टिलाइजेशन जनरलाइज्ड एक्रोसोमल प्रोसेस। अब देखिए, यहां पे हमने बात करी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, जो स्पर्म है वो किस तरह से जो है पेनिट्रेट करता है और फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, टिप पार्ट था, टिप पार्ट में क्या था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे जो किसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसको पेनिट्रेट कर रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या है, स्पर्म मेक्स अ कांटेक्ट विद द एग। देखिए, तो ये स्पर्म दिख रहा है आपको। ठीक है, अब स्पर्म का देखिए ये हेड पार्ट है, इसको देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक्रोसोम। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए जैसे सेकंड में क्या हुआ, एक्रोसोम रिएक्ट विद द जोना पैलेसुडा। तो ये क्या करेगा, जो ये लेयर है जोना पैलेसुडा का, ये इसको पेनिट्रेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। अब जैसे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, देखिए लिख रखा है यहाँ पे, क्लियर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे ही हुए यहाँ पे, तो इसका हेड पार्ट से ये रिलीज हुए और ये किसके अंदर एंटर कर गया, ये अंदर इसको जोना पैलेसुडा को ब्रेक करते हुए इसके अंदर एंटर कर गया। नाउ अब क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्ट विद द प्रिवेटेड लाइन स्पेस। यहाँ पे क्या करेगा, इस जो रिएक्ट यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं इन पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, इसको कौन से रिसेप्टर है, ये प्रोटीन रिसेप्टर्स है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म्स एंड एग फ्यूज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एंटर होगी तो ये किसको फ्यूज करेगा, यहाँ पे ये एग को फ्यूज्ड कर देगा। क्लियर, आई बात समझ में। नाउ स्पर्म किस में एंटर कर जाएगा, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स दी एग। कंप्लीट, तो ये अंदर एंटर कर गया, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट जो है स्पर्म न्यूक्लियस में अंदर एंटर कर गया। देन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर फ्यूज विद द एग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच रेंडर्स द वेटरनल लेयर एंड इम्पर्मिएबल टू स्पर्म। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो गया, ये अंदर की तरफ जो वेटरनल लेयर है उसके अंदर ये स्पर्म एंटर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली जो है एग को इसने फर्टिलाइज कर दिया। और अब क्या होगा, इस स्टेज के बाद में कंप्लीटली यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस पे जाके जो हमने सर्विक्स और वेजाइना को हमने क्या कहा था, बर्थ कैनाल कहा था।
ठीक है ना। तो यूट्रस में जाके बेबी अब ये ग्रो करेगा, ठीक है, कंप्लीटली ग्रो करेगा। फिर कंप्लीटली ग्रो होने के बाद 9 मंथ्स के बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से हुआ। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे स्टेज है ब्लास्टुला। तो सबसे पहले देखिए मेल और फीमेल गैमेट का जब जैसे फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे जायगोट बनता है, ठीक। अब जो ये जायगोट बन रहा है फ्यूजन से बेसिकली, तो जायगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेल का डिवीजन हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम सभी सिंगल सेल से मिलके बने। सबसे पहले सेल सिंगल था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें डिवीजन शुरू हुआ, फिर वो 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, 8, 16 इस तरह से बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन को हमने क्या बोला, यहाँ पे क्लीवेज बोला। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, जैसे ही यहाँ पे 8 सेल स्टेज आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 8 सेल स्टेज को हम बोल देते हैं यहाँ पे मोरुला, ठीक है। फिर ये मोरुला से जो स्टेज होती है अपना नंबर बढ़ाती है, नंबर सेल से नंबर बढ़ता है, तो इस कंप्लीट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लास्टोमियर या ब्लास्टुला कह देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लास्टुला है बेसिकली, तो इसमें जो 2 तरह की कवरिंग होती है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी कवरिंग होगी, एक तो इसका जो इनर मास है, इनर तो हो गया, इसका ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो इसके एक और लेयर है बेसिकली हम बात करें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी जो इनर लेयर है वो तो कैसे होगी, इनर लेयर हो जाएगी यहाँ पे इनर सेल मास, क्या हो जाएगी, इनर सेल मास हो जाएगी। आई बात समझ में आपको, ठीक। देखिए यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए ब्लास्टोसील है कंप्लीटली, ठीक है। तो जो इसके इनर है, इनर वाला जो ये पार्ट है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इनर, इसको तो हमने क्या बोल दिया, ये तो हो गया इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास क्या करेगा, ये इनर सेल मास ही जो है बेबी को बनाएगा, यानी कि बेबी फॉर्म करेगा। जबकि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कैसी है, वो इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट हो गई और इनर सेल मास क्या हो गई, यहाँ पे बेबी को फॉर्म करेगी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर सेल मास है वो किस में कन्वर्ट होती है, बेसिकली हमने जर्म लेयर्स की बात करी थी, 3 तरह की हमारी जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। क्लियर। तो यहां पे जो क्या है फाइनली क्या होगा, फाइनली जो है ट्रोपोब्लास्ट किससे अटैच होगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस की वॉल से ये अटैच होगा तो उस कंडीशन में जो इनर सेल मास है वो क्या करेगा, इनर सेल मास न्यू बेबी को फॉर्म करेगा। क्लियर, आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट, इंप्लांटेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। तो यहां पे इसी तरह से देखिए जो है ट्रोफोब्लास्ट का इंप्लांटेशन कुछ इस तरह से यहां पर हो जाता है, ठीक। चलिए यूट्रस की वॉल से जाके ये अटैच हो जाता है और फिर जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, न्यू बेबी को फॉर्म करता है। पार्चुरेशन लैक्टेशन की बात करें हम, नाउ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितनी चलती है, कितना पीरियड होता है, 9 मंथ्स टू कंप्लीट पीरियड होता है, ठीक है। कुछ कुछ में 10 मंथ्स भी है, लेकिन 9 मंथ्स को कंप्लीटली हम पीरियड मानते हैं यहाँ पे। एंड इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जेस्टेशन का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो एंड ऑफ दिस पीरियड अ विग्रस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज पार्चुरेशन, ठीक है। तो विग्रस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू डिलीवरी ऑफ द फीटस, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो डिलीवरी का सिग्नल है वो ब्रेन के थ्रू तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे जो बेबी है बेसिक जो मेन सिग्नल है वो बेबी कौन देता है, यहाँ जो बेबी अंदर ग्रो हो रहा है वो बेबी अपने आप को बाहर निकालने के लिए यहाँ से सिग्नल सेंड करता है कि हाँ कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ कि अब मुझे डिलीवरी की जरूरत है, मुझे बाहर आना है। तो यहाँ जो सिग्नल है वो 9 मंथ्स के बाद में जो है कंप्लीट होने पर बेबी भी यहाँ पे सिग्नल देता है। क्लियर। नाउ द पार्चुरेशन इज अ न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, सिग्नल्स फ्रॉम द डेवलप्ड फीटस। देखिए क्लियर, यहाँ पे पार्चुरेशन में क्या हो रहा है, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, सिग्नल फ्रॉम द डेवलप्ड फीटस। तो फीटस यहाँ पे क्या कर रहा है, डेवलप फीटस सिग्नल सेंड कर रहा है, एंड द प्लेसेंटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस नेचुरली होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना, एस्ट्रोजन रिलीज होना, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना, ये सब कुछ बॉडी के अंदर टेम्परेरी नहीं होता, ये सब बॉडी के अंदर नेचुरल वे के अंदर होता है। हर एक चीज का जो है वो एक पीरियड है, एक टाइम है। क्लियर। नाउ सो रिलीजिंग द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है बेसिकली पिट्यूटरी से, देयर इज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, ठीक है। नाउ द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपल्शन ऑफ द बेबी अलोंग विद द प्लेसेंटा, ठीक।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने बात करी थी ट्रोफोब्लास्ट की, वो किसको बना रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा को बना देता है, और जो इनर सेल मास है वो किसको बना रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को फॉर्म कर रहा है। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड है बेसिकली वो भी क्या करती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, मिल्क इज प्रोड्यूस, तो मिल्क उस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जो मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होती हैं बेसिकली वो किसके लिए होती है, जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है वो गर्ल है या बॉय है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो माँ की जो दूध होता है यानी कि मदर का जो मिल्क होता है उसमें सारी एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज से। ओके, नाउ the milk produced during the first few days of the lactation is known as the colostrum and have a several antibodies develops resistance। clear? तो यहाँ पे हमने ये लाइन भी हमने कंफर्म यहाँ पे पढ़ ली है, क्लियर कर लिया है। आई बात समझ? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब पार्चुएशन में क्या हुआ, स्टेज फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेज फर्स्ट हो गई। ठीक है, इनिशियल लेटेंट फेज था, ये देखिए फीटस है यहाँ पर, बेसिकली ये फीटस देखिए आपको दिख रहा है, सर्विक्स वाले रीजन है कंप्लीट। ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स और वेजाइना, इसको हमने क्या बोला था, बर्थ कैनाल बोला था। क्या बोला था हमने इसको, बर्थ कैनाल बोला था। ठीक है, तो बच्चा देखिए यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड है। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है वो कंप्लीट यहाँ पे क्या इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को मिलता है। नाउ द फीटस इज एक्टिव फेस। अब एक्टिव फेस में क्या होगा, जैसे सिग्नल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टेड द सर्विक्स, तो यहाँ पे सर्विक्स वाला पार्ट जो है वो क्या थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इफेक्टेड सर्विक्स वाला, सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, फिर ये वजाइना। ठीक, स्टेज एक्टिव फेस आपको दिखाई दे रहा है। नाउ तो अब देखिए स्टेज 2 के अंदर क्या हो गया, स्टेज 2 के अंदर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा, ये मतलब क्रॉविंग ऑफ द हेड, जो हेड पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, सर्विक्स वाले पार्ट से जो बर्थ कैनाल वाला एरिया है उससे नीचे वाले पार्ट के अंदर आ जाता है, इस तरह से झुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ हेड पार्ट सबसे पहले बच्चे का हमें देखने को मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्रॉविंग ऑफ द हेड कनेक्टेड है। किसी कंडीशन में होता है कि बच्चा उल्टा भी होता है, जब मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में बच्चा अपने आप को घुमा लेता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टेज 2 होती है, जिसमें जो हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है। स्टेज 3 में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीटली जो है वजाइना से होते हुए जो पार्ट है हमारा सर्विक्स और वजाइना, जिसको बर्थ कैनाल बोला, उसके थ्रू बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, और साथ साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को है बेसिकली क्या कट कर देते हैं और बच्चे को वहाँ पे स्ट्रिप लगा देते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेसिकली इसको आजकल यहाँ की इस डेट में स्टेम सेल्स की यूज में भी यूज करते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स में भी इसको यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने हमारे चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंप्लीटली इस चैप्टर को विद इन वन शॉट हमने यहां पर क्लियर कर लिया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे E2s के CBSE चैनल को। थैंक यू।